दोस्तों, अंधेरे कमरों में सिहरन पैदा करने वाली कहानियों के लिए तैयार हो जाइए। मैं, आपका हॉरर हंटर, आपको उन कहानियों की दुनिया में ले चलूंगा जो आपको अंदर तक हिला देंगी। रात के अंधेरे में राजस्थान के सुनसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर वीरेंद्र सिंह राठौड़ अपने भारी ट्रक को दौड़ा रहा है। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। ट्रक में सीमेंट का भारी सामान लदा था और मंजिल तक पहुंचने में अभी कई घंटे बाकी थे। लंबे सफर की थकान हावी हो रही थी, लेकिन आंखों में नींद लाने की हिम्मत नहीं थी। एक तरफ ट्रक का भारी स्टीयरिंग संभालना था, तो दूसरी तरफ मन में यह खौफ था कि कहीं रास्ते में कोई हादसा ना हो जाए। पुराने फिल्मी गाने बजाता रेडियो वीरेंद्र के मूड को हल्का करने में नाकामयाब था। कभी कभी वीरेंद्र गाने की धुन पर सीटी बजा लेता, पर कुछ ही देर में खामोशी लौट आती। तभी रेडियो से एक अचानक खबर ने वीरेंद्र को चौंका दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग के 120 किलोमीटर आगे एक मोड़ पर दो ट्रकों की टक्कर हो गई थी। खबर में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन वीरेंद्र को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह राष्ट्रीय राजमार्ग का पुराना घाटी था। हर मोड़, हर किलोमीटर से उसकी कोई ना कोई याद जुड़ी थी। इसी रास्ते पर उसने अनगिनत सफर किए थे, खुशियों और गमों को साथ लेकर। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे दूर दूर तक रेत के टीले फैले हुए थे, मानो सफेद चादर बिछी हो। बीच बीच में कुछ झाड़ पौधे अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करते दिखाई देते थे। तारों से भरा हुआ आकाश उसकी थकान को कुछ हद तक कम कर रहा था। कुछ देर बाद हवा में एक मीठा सा सुर गूंजने लगा। यह कोई फिल्मी गाना नहीं था, बल्कि एक पुरानी भजन की धुन थी। वीरेंद्र ने सोचा, शायद रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदल गई होगी, मगर तभी उसने देखा कि रेडियो बंद था। भजन की धुन और तेज होती जा रही थी। अब वो ट्रक के अंदर भी गूंज रही थी। वीरेंद्र ने ट्रक रोक दिया और दरवाजा खोला। हवा में सन्नाटा था, सिर्फ दूर रेगिस्तान में किसी जानवर के रोने की आवाज आ रही थी। भजन की धुन पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वीरेंद्र को लगा शायद ये उसकी थकान का वहम होगा। उसने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा, मगर कुछ ही देर बाद वो धुन फिर से शुरू हो गई। इस बार धुन के साथ एक शख्स की मधुर आवाज भी सुनाई दे रही थी। वीरेंद्र हैरान रह गया। उसने सोचा, शायद ये कोई भूत प्रेत का खेल है। उसने ट्रक रोक दिया और ट्रक के पीछे गया। कंटेनर के दरवाजे को खोलकर उसने अंदर झांका। कंटेनर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक था। सीमेंट की थैलियां जस की तस खड़ी थीं। वीरेंद्र ने राहत की सांस ली। शायद वाकई ये उसकी थकान का ही वहम होगा। उसने कंटेनर का दरवाजा बंद किया और ट्रक में वापस आ गया, मगर तभी उसके पीछे से एक चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज और भयानक थी कि वीरेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पलटकर देखा, कंटेनर का दरवाजा खुला था और अंदर से एक धुंधला सा आकार बाहर आ रहा था। डर के मारे वीरेंद्र ट्रक के अंदर कूद गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसने ताला लगाया और खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ देर तक ट्रक के अंदर तेज आवाजें आती रहीं, मानो कोई चीज ट्रक के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे आवाजें कम होती गईं और अंत में पूरी तरह से खामोश हो गईं। कुछ देर में वीरेंद्र को हिम्मत आई और उसने खिड़की से बाहर झांका। बाहर सब कुछ पहले जैसा ही था, सिवाय इसके कि कंटेनर का दरवाजा अब बंद था। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर निकला। जमीन पर सीमेंट की थैली गिरी हुई थी। शायद कंटेनर का दरवाजा खोलते वक्त गिर गई होगी। वीरेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। क्या वो सचमुच कोई भूत देख रहा था या फिर नींद की कमी का असर हो रहा था? उसने जल्दी से सीमेंट की थैली को ट्रक में वापस रखा और ट्रक को फिर से स्टार्ट किया। रेडियो अभी भी बंद था, लेकिन अब वो भजन की धुन बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। कुछ ही देर बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। वीरेंद्र ने ट्रक रोक दिया और ढाबे में चाय पीने के लिए उतर गया। ढाबे के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। वीरेंद्र उनके पास गया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हादसे के बारे में पूछा। हादसा? एक बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से पूछा। कोई हादसा नहीं हुआ, कल से कोई हादसा नहीं हुआ। तुम शायद किसी पुराने खबर को सुन रहे हो। वीरेंद्र को सन्नाटा सा छा गया।
उसने रेडियो की बात बताई और वो अजीब सा आकार जो उसने ट्रक से निकलते देखा था। बूढ़े आदमी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोला, बेटा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत पुराना है। इस रास्ते पर बहुत से हादसे हो चुके हैं। कई लोगों की आत्माएं इस रास्ते पर भटकती हैं। हो सकता है तुमने उनमें से किसी को देखा हो। वीरेंद्र को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या वाकई भूत प्रेत जैसी चीजें होती हैं? उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि वो क्या कर सकता है। बूढ़े आदमी ने उसे पास के एक मंदिर का रास्ता बताया और कहा कि वो वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करे। वीरेंद्र ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और मंदिर की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे इस परेशानी से बाहर निकाल दें। मंदिर से निकलकर उसने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे बढ़ने लगा। रात धीरे धीरे ढल रही थी। अब वो रेडियो चालू करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सिर्फ ट्रक की आवाज और सड़क की सरसराहट उसके कानों में गूंज रही थी। घंटों गुजर गए। वीरेंद्र को नींद बुरी तरह सता रही थी, मगर रुकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब सन्नाटा छा चुका था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक ट्रक के सामने हेडलाइट्स की चमक दिखाई दी। वीरेंद्र चौकन्ना हो गया। सामने से आ रही गाड़ी एक पुराना जंग खाया हुआ ट्रक था। इसकी बॉडी पर काले रंग का जंग लगा हुआ था और हेडलाइट्स की रोशनी कमजोर थी। वीरेंद्र ने सोचा, शायद कोई स्थानीय ट्रक होगा। उसने अपनी गाड़ी को किनारे कर लिया ताकि दूसरा ट्रक आसानी से निकल सके। मगर यह ट्रक कुछ अजीब था। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, वीरेंद्र को लगा मानो ट्रक के पीछे का हिस्सा धुंधला हो रहा है। उसकी बॉडी से एक अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी जो वीरेंद्र की हड्डियों को कंपा रही थी। जब ट्रक बिल्कुल उसके पास से निकला तो वीरेंद्र ने खिड़की से झांका। अंदर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। ट्रक का ड्राइवर सीट खाली थी। स्टीयरिंग खुद ही घूम रहा था और ट्रक की गति लगातार बढ़ रही थी। ट्रक के पीछे के हिस्से से एक भयानक चीख सुनाई दे रही थी, मानो कोई आत्मा ट्रक में कैद होकर तड़प रही हो। वीरेंद्र के होश उड़ गए। उसने जल्दी से ट्रक को स्टार्ट किया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो भूतिया ट्रक भी तेज हो गया। वो वीरेंद्र के ट्रक का पीछा कर रहा था। वीरेंद्र को लगा मानो मौत उसका पीछा कर रही है। पूरी रात वीरेंद्र ने भाग दौड़ की। तभी अचानक सुबह की पहली किरणें पूर्व दिशा में दिखाई दीं। भूतिया ट्रक की रफ्तार कम होने लगी, मानो सूर्य की रोशनी उसे कमजोर कर रही हो। आखिरकार ट्रक एक तेज मोड़ पर गायब हो गया। वीरेंद्र गाड़ी रोककर जोर जोर से सांस लेने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। उसने सोचा, शायद ये सब उसकी नींद की कमी का भ्रम था। मगर ट्रक के पीछे से आती चीखें और ड्राइवर सीट पर खाली जगह उसे बता रही थीं कि वो रात का खौफनाक अनुभव सच था। कुछ देर आराम करने के बाद वीरेंद्र ने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। सुबह के सूरज की रोशनी में राष्ट्रीय राजमार्ग कम डरावना लग रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक गांव दिखाई दिया। वीरेंद्र ने गाड़ी रोक दी और गांव के चौधरी से मुलाकात की। वीरेंद्र ने चौधरी को पूरी रात हुए अजीब अनुभवों के बारे में बताया। चौधरी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोला, बेटा, तुमने भूतों का ट्रक देखा है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई सालों से भटक रहा है। इसमें एक ट्रक ड्राइवर की आत्मा कैद है। वो उस रात मारे गए थे जब दो ट्रकों की टक्कर हुई थी। वीरेंद्र को समझ में आ गया। रेडियो पर सुनी खबर, भजन की धुन और भूतिया ट्रक, ये सब उस मरे हुए ट्रक ड्राइवर की आत्मा से जुड़े हुए थे। चौधरी ने बताया कि गांव के बुजुर्गों का कहना है कि अगर कोई भूतों के ट्रक को रास्ता दे दे तो वो उसका पीछा नहीं करता। मगर वीरेंद्र ने गलती से रास्ता नहीं दिया था। शायद इसीलिए ट्रक उसका पीछा कर रहा था। वीरेंद्र को पछतावा हुआ कि उसने उस भूतिया ट्रक को रास्ता क्यों नहीं दिया। शायद उस आत्मा को गुस्सा दिलाने की बजाय थोड़ी दया दिखाने से वो शांत हो जाती। चौधरी ने वीरेंद्र को सलाह दी कि वो किसी पंडित से बात करे जो शायद उस आत्मा को शांति दिलाने में मदद कर सके। गांव में ही एक प्रसिद्ध पंडित रहते थे। वीरेंद्र उनके पास गया और पूरी कहानी सुनाई। पंडित ने ध्यान से सुना और फिर बताया कि उस मृत ट्रक ड्राइवर की आत्मा अधूरे कार्यों के बोझ से तिलमिला रही है। शायद उसकी कोई अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई होगी। पंडित जी ने वीरेंद्र को एक रास्ता सुझाया।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस जगह दुर्घटना हुई थी, वहां जाकर उस ट्रक ड्राइवर की आत्मा के लिए शांति पाठ करना होगा। साथ ही उसे दान दक्षिणा भी करनी होगी ताकि वो परलोक में सुखपूर्वक रह सके। वीरेंद्र ने पंडित जी की बात मानने का फैसला किया। चौधरी की मदद से उसने पता लगाया कि दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 50 किलोमीटर दूर हुई थी। वीरेंद्र ने ट्रक को उस स्थान की तरफ मोड़ दिया। रास्ते में वीरेंद्र को उस रात का डर सता रहा था। उसे बार बार लगता था कि पीछे से भूतिया ट्रक उसका पीछा कर रहा है, मगर सूरज चमक रहा था और उसे थोड़ी राहत मिली। आखिरकार दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया। वहां सड़क के किनारे एक जर्जर सा मंदिर था। मंदिर के पास कुछ फूल और अगरबत्ती बिखरे हुए थे, शायद किसी राहगीर ने चढ़ाए होंगे। वीरेंद्र ने भी वहां फूल और अगरबत्ती रखी और पंडित जी द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही वीरेंद्र ने जाप करना शुरू किया, हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। तापमान अचानक गिर गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद हो। वीरेंद्र ने आंखें बंद कर लीं और पूरे मन से जाप करता रहा। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई ठंडा हाथ उसके कंधे को छू रहा है। वो सहम गया, मगर आंखें नहीं खोली। उसने जाप करना जारी रखा। धीरे धीरे वो ठंड का एहसास कम होता गया। जब वीरेंद्र ने आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि मंदिर के पास कुछ काले कौवे मंडरा रहे थे। वीरेंद्र को लगा शायद ये उस मृत ट्रक ड्राइवर की आत्मा है जो अब शांत हो चुकी है। उसने राहत की सांस ली। उसने वहां से विदा ली और वापस राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे भूतिया ट्रक का कोई खौफ नहीं सता रहा था। सूरज ढल रहा था, लेकिन अब शाम का अंधेरा उसे डरा नहीं रहा था। उसे लगा मानो उसने उस मृत आत्मा को मुक्ति दिलाकर एक अच्छा काम किया है। कुछ दिन बाद वीरेंद्र फिर से उसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर था। इस बार रास्ते में उसे कोई भयानक अनुभव नहीं हुआ। रेडियो में पुराने गाने बज रहे थे और वीरेंद्र उन्हें गुनगुनाते हुए ट्रक चला रहा था। शायद राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब सन्नाटा टूट चुका था। शायद अब भूतों का ट्रक हमेशा के लिए खामोश हो गया था। मैं अमन पहाड़ों में पैदा हुआ और पला बढ़ा हूं। इन हसीन वादियों के सीने में ही मैंने जिंदगी की खुशियां और गम भी सहे हैं। मगर बीते कुछ महीनों से पहाड़ों की खूबसूरती भी मुझे उदास करती है। एक अजीब सी सन्नाटा इन घाटियों में छा गया है, वो सन्नाटा जो किसी भयानक खामोशी की तरह मेरी रूह को कुरेदता है। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब गांव में रहने वाले बूढ़े शेर सिंह बाबा अचानक लापता हो गए। बाबा अकेले रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। गांव वालों ने 1-2 दिन इंतजार किया, फिर उनकी झोपड़ी का दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर सबकी चीखें निकल गईं। बाबा अपनी चारपाई पर मृत मिले, उनके चेहरे पर दहशत जमी हुई थी। पुलिस आई गई, मगर बाबा की मौत का कोई सबब नहीं खोज पाई। डॉक्टरों ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा होगा। गांव वालों ने उन्हें जला दिया, मगर एक काला साया मेरे दिल में समा गया। बाबा की आंखों में जो खौफ था, वो मुझे रातों को नींद नहीं आने देता था। कुछ दिन बाद गांव की चंचल लड़की गुंजन जंगल से लापता हो गई। उसकी मां दिन रात रोती रही। खोजी दल जंगल गए, मगर सिर्फ गुंजन का दुपट्टा एक पेड़ की टहनी पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने कहा कि शायद कोई जंगली जानवर उठा ले गया होगा। गुंजन की मौत के गम को गांव भुला भी नहीं पाया था कि एक और मौत का तांडव शुरू हो गया। बारी थी लकड़हारे बुढ़िया की, जो अकेले खेतों में काम करती थी। उन्हें भी खेत में ही मृत पाया गया। डॉक्टरों ने फिर वही रट्टा लगाया, दिल का दौरा। गांव में दहशत का माहौल बन गया। लोग अपने घरों में कैद होकर रहने लगे। सुबह होते ही धुंध छा जाता और शाम ढलते ही घना कोहरा पूरे गांव को अपनी आगोश में ले लेता। इस कोहरे में अजीब सी आवाजें गूंजती, कभी किसी बच्चे के रोने की तो कभी किसी बूढ़े की चीख। मैं डर से सहम जाता, मगर हिम्मत जुटाकर बाहर झांकता तो सिर्फ घना कोहरा नजर आता। ये सब भ्रम है, मैं खुद को समझाता, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। एक रात अचानक मेरी मां की तबीयत बिगड़ गई। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखें घबराई हुई थीं। गांव में डॉक्टर नहीं था, दवाओं का भी कोई ठिकाना नहीं था। लाचार होकर मैं तूफान में जंगल का रास्ता काटकर दूर स्थित अस्पताल जाने निकला। बारिश हो रही थी,
तेज हवा चल रही थी। जंगल में पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे, मानो कोई उन्हें उखाड़ फेंकना चाहता हो। अचानक कुछ कदम आगे बढ़ते ही मेरा पैर किसी चीज से टकराया। मैं नीचे झुका तो रोशनी की किरण में देखा गुंजन का कंकाल। मेरे होश उड़ गए, चीख निकलती भी नहीं थी। घबराकर मैं पीछे हटा, तभी सामने से एक सफेद साया निकलता हुआ दिखाई दिया। धुंध और बारिश में उसका पूरा रूप तो नहीं दिखा, लेकिन इतना जरूर लगा कि वो एक लंबा चौड़ा आदमी है। उसके हाथों में खून लगा हुआ है। वो मेरी तरफ तेजी से बढ़ा। मैं जान बचाकर भागने लगा। पेड़ों से टकराता हुआ, गिरता पकड़ता मैं किसी तरह अस्पताल पहुंचा। मां को दिखाया, मगर वो पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि डर के मारे उनका दिल का दौरा पड़ा था। अस्पताल से लौटते वक्त सुबह हो चुकी थी। गांव पहुंचा तो देखा गांव वाले एक जगह जमा हैं, उनके चेहरे पर सन्नाटे का साया। पूछने पर पता चला कि रात में लकड़हारे बुढ़िया के बेटे रामू को जंगल से मृत पाया गया है। गांव अब पूरी तरह से टूट चुका था। लोग पलायन करने की बातें करने लगे। मैं भी जाना चाहता था, मगर मां की चिता को जलाए बिना कैसे जाता। उस रात चिता जलाते वक्त मैंने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है, ये मौतें? पंडित जी ने आह भरते हुए कहा, ये पहाड़ों का कोप है अमन। सालों पहले इसी जंगल में कुछ लोगों ने लालच में एक साधु की हत्या कर दी थी। अब उसकी आत्मा बदला ले रही है। पंडित जी की बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जंगल में मिला सफेद साया शायद उसी साधु की आत्मा थी, लेकिन वो बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहा था? कुछ दिन बाद गांव के मुखिया ने फैसला किया कि गांव से दूर जाकर नया गांव बसाएंगे। एक एक करके लोग गांव छोड़ने लगे। मैं अकेला रह गया। मां की चिता की राख समेटने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। एक खामोश शाम मैं चिता की राख समेट रहा था, तभी सामने से वही सफेद साया निकलता हुआ दिखाई दिया। इस बार वो पास आया। मैं डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। उसकी आवाज कब्र से निकलती हुई सी कानों में गूंजी, तुम भी जल्द ही मेरे साथ आओगे। वह मेरी तरफ लपका, लेकिन अचानक से हवा में तेज रोशनी चमकी। एक ऊंचा साधु जिसके चेहरे पर दिव्य आभा थी, हवा में प्रकट हुआ। उसने सफेद साए को डांटा और कहा, तू बेगुनाहों को क्यों मार रहा है? तेरा बदला उन लोगों से ले जिन्होंने तुझे मारा था। सफेद साया कुछ बोल नहीं पाया। वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। साधु ने उसका पीछा किया। कुछ देर बाद दोनों ही गायब हो गए। कुछ देर में होश आया। मैं जमीन पर गिरा हुआ था। आसमान में चांद चमक रहा था। क्या यह सपना था? सुबह होने पर मैंने गांव के कुछ बचे हुए लोगों को बुलाया। हम जंगल में उस जगह गए जहां साधु की हत्या हुई थी। वहां हमें कुछ पुरानी हड्डियां मिली। पंडित जी ने उन हड्डियों का संस्कार किया। उम्मीद थी कि अब गांव में शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन अगले दिन गांव के बाहर जंगल में मेरा शिकार का कुत्ता मृत पाया गया। उसके गले पर खून के निशान थे। मेरा दिल बैठने लगा। क्या सफेद साया वापस आ गया? उसी रात जब मैं सो रहा था, अचानक मेरा दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। मैं उठा और दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, सिर्फ कोहरे का गुब्बार दिख रहा था। एक खौफनाक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है अमन। मैं दरवाजा बंद करने ही जा रहा था कि किसी ठंडे हाथ ने मेरा गला पकड़ लिया। मैं सांस लेने के लिए हांफने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ीं तो पहाड़ों की खामोशी चीख में बदल गई। गांव वाले दूर से ही मेरी झोपड़ी के पास जमा हो गए थे। उनकी चीखें मेरी बेजान देह तक पहुंची। हत्यारा कौन था, ये गांव वालों के लिए एक पहेली बना रहा। कुत्ते के मारे जाने के निशान नहीं थे तो जंगली जानवर का शिकार भी नहीं हो सकता था। पंडित जी ने कहा, शायद वो साधु की आत्मा ही थी। उन्होंने बताया कि कभी कभी बदला लेने वाली आत्माएं अपना लक्ष्य भूल जाती हैं और बेगुनाहों को भी मौत के घाट उतार देती हैं। मेरी मौत से गांव में फिर से दहशत फैल गई। गांव वाले जो कुछ बचा था उसे भी समेटकर पलायन कर गए। कुछ समय बाद जंगल के रास्ते एक वृद्ध पत्रकार गांव में आया। उसने सुना था कि पूरा गांव अचानक से खाली हो गया है। उसने गांव वालों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। आखिरकार वो मेरी झोपड़ी पर पहुंचा। मेरी लाश देखकर उसे भी सदमा लगा। उसने फौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस आई, गई,
मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। मेरी मौत को भी जंगली जानवरों का हमला बताया गया। पत्रकार ने मुझसे जुड़ी कहानी गांव वालों से सुनी। उसने पहाड़ों में घूमकर साधु की हत्या वाली जगह का पता लगाया। वहां जाकर उसने कुछ मिट्टी इकट्ठी की और उसे जांच के लिए लैब में भेज दिया। कुछ दिन बाद लैब से रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में बताया गया कि मिट्टी के सैंपल में जहर पाया गया है, वही जहर जिसका इस्तेमाल सालों पहले गांव वालों ने उस साधु को मारने के लिए किया था। पत्रकार ने यह रिपोर्ट पुलिस को दिखाई। पुलिस ने फिर से जांच शुरू की। गांव वालों से पूछताछ की गई। कुछ दिनों की पूछताछ के बाद गांव का मुखिया टूट गया और उसने सच बता दिया। सालों पहले गांव के कुछ लोगों ने लालच में उस साधु को जहर देकर मार डाला था। उन्होंने सोचा था कि साधु के पास कोई खजाना है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। डर के मारे उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सजा तो मिली, लेकिन गांव सुनसान का सुनसान ही रह गया। पहाड़ों की खामोशी अब और भी ज्यादा भयावह हो गई थी। कुछ समय बाद उस पत्रकार ने एक किताब लिखी। किताब का नाम था कोहरे के साए। किताब में उसने पहाड़ों में हुए सिलसिलेवार मौतों और मेरी मौत का रहस्य उजागर किया। किताब काफी चर्चित हुई। लोगों ने इस त्रासदी को पढ़ा, कुछ देर के लिए सहमे, फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। पहाड़ों में बना वो गांव आज भी खंडहरों में तब्दील है। हर साल बरसात के मौसम में जब पहाड़ों में घना कोहरा छा जाता है तो मुझे लगता है जैसे दूर कहीं से उस सफेद साए की चीख सुनाई दे रही है, अब तुम्हारी बारी है, अमन। और हर साल उस चीख के साथ मेरा दिल एक बार फिर से मर जाता है।